ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 विषय नामा के मूल तत्व लेसन नंबर 3 रोज नाम 4। अब अपने कल सीखे थे आगे के नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ से अब आप आगे चलेंगे। अपने जो बैंक द्वारा जो होने वाले व्यवहार थे वो बैंक द्वारा होने वाले व्यवहार के बारे में समझेंगे। अब अपने वर्तमान समय में जो अधिक आर्थिक लेन देन बैंक के द्वारा ही होती है, यानी कैश ट्रांजेक्शन कम होता है, बैंक के द्वारा व्यवहार ज़्यादा होता है। यानी कि धंधा के अंदर बैंक के साथ आर्थिक लेन देन मुख्य 2 प्रकार से होती है। यानी धंधा में बैंक के साथ में जो आर्थिक लेन देन होती है कितने प्रकार से, 2 प्रकार से होती है। एक तो रोकड़ लेन देन और दूसरा है रोकड़ के अतिरिक्त लेन देन। अब अपने समझेंगे कि रोकड़ लेन देन के व्यवहार। अब रोकड़ लेन देन के बारे में क्या होता है कि रोकड़ रकम बैंक में भरने पर, और अब जब अपने व्यापारी है कि धंधा की ज़रूरत से ज़्यादा रकम जो रकम बैंक में भर देता है, ज़रूरत हो उतनी रकम अपने पास में रख कर दूसरी रकम क्या करता है, वो बैंक में भर देता है। अब बैंक के अंदर जो अपने व्यक्ति खाते के नियम के अनुसार लेने वाला खाता उधार और देने वाला खाता जमा होता है। तो अपने बैंक लेने वाली हुई तो बैंक खाता एक कौन सा खाता माना जाएगा, एक तो व्यक्तिगत खाता माना जाएगा। और अपने व्यक्तिगत खाते का नियम है कि लेने वाला खाता उधार और बैंक खाता, लेने वाले खाते उधार के नियम से बैंक खाता उधार होगा क्योंकि बैंक लेने वाली है, बैंक खाता उधार। और धंधा में से रोकड़ जाती है, रोकड़ जाती है तो जाए तो जमा के नियम के अनुसार रोकड़ खाता जमा होता है। अरे यानी कि जो रोकड़ बैंक में भरे तो क्या करना, बैंक खाता उधार और रोकड़ भरिए तो रोकड़ खाता जमा करेंगे। अब दूसरा जो है कि रोकड़ रकम बैंक में से निकाली जाए तो, अब धंधा की ज़रूरत के अनुसार जो धंधा के खर्च अन्य कारणों से बैंक में से रोकड़ रकम निकाली जाती है तो धंधा में रोकड़ आती है। तो आए तो उधार के नियम के अनुसार रोकड़ खाता अपने उधार करेंगे और बैंक रोकड़ चुकाती है, बैंक देने वाली है, इसलिए बैंक देने वाले यानी कि नियम के अनुसार देने वाला खाता जमा होता है। इसलिए धंधा का मालिक स्वयं के उपयोग के लिए जो धंधा के बैंक खाते में से रोकड़ निकाले तो अपने स्वयं के लिए निकालते हैं तो उसको आहरण खाता कहते हैं। तो आहरण खाता उधार करेंगे और बैंक खाता जमा करेंगे। अपने जो रोकड़ के साथ के लेन देन के 2 प्रकार में समझ गए कि रोकड़ रकम भरो और रोकड़ बैंक में से रकम निकालो। अब अपने रोकड़ के अलावा व्यवहारों की लेन देन जो होती है, अब रोकड़ के अलावा के व्यवहार के लेन देन के अंदर क्या होता है, प्राप्त चेक बैंक में भरा जाए तब। अपने जब चेक मिलता है और अपने बैंक में चेक भरते हैं तो अब देनदार यानी कि ग्राहक अन्य कोई व्यक्ति के पास से चेक मिलता है तब उसकी असर बैंक खाते दी जाती है। क्योंकि बैंक लेने वाली हुई है, पहले बैंक खाता में क्या करेंगे, उधार करेंगे, या ग्राहक और अन्य व्यक्ति चेक देने वाला है इसलिए उसका खाता जमा होता है। लेने वाली बैंक है इसलिए बैंक खाता उधार करेंगे और ग्राहक के जो देने वाला है इसलिए बैंक खाता जमा किया जाएगा। अब अपने चेक से रकम चुकाई जाए तब, अब व्यापारी अपने धंधा के अधिकतर खर्च लेनदारों को रकम क्या चेक से ही चुकाते हैं। तो ऐसे संजोग में चेक लेने वाला व्यक्ति यानी खर्च का खाता उधार किया जाता है और बैंक देने वाली है इसलिए बैंक खाता जमा किया जाता है। लेने वाले व्यक्ति खाता खर्च उसमें उधार और रकम बैंक देने वाली है इसलिए बैंक खाता जमा किया जाता है। अब अपने बैंक ब्याज चुकाती है। जब व्यापारी के बैंक खाता में से बैंक ब्याज जमा, व्यापारी के बैंक खाते में बैंक जब ब्याज जमा करती है तब उसकी जानकारी बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट द्वारा व्यापारी को मिलती है। यानी कि व्यापारी की बही में बैंक खाता उधार हो जाता है और बैंक ब्याज खाता जमा किया जाता है। व्यापारी के खाते में बैंक ओवरड्राफ्ट
ओवरड्राफ्ट हो तो बैंक व्यापारी के पास से ब्याज वसूल करती है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है कि जब व्यापारी को अधिक रकम की ज़रूरत पड़ती है, खाते में रकम कम हो और अधिक रकम की ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक क्या करती है, उसको कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, घंटों के लिए जो बैंक उसको रकम देती है तो उसके ऊपर वो ब्याज वसूल करती है। तो बैंक व्यापारी के पास से क्या करेगी, ब्याज वसूल करेगी। यह ब्याज धंधा का खर्च गिना जाएगा और व्यापारी की बही में बैंक ओवरड्राफ्ट ब्याज खाता उधार कर देंगे और बैंक खाता जमा किया जाएगा। अब बैंक चार्जिस, अब बैंक अमुक प्रकार का चार्ज वसूल करती है। बैंक सेवा देती है तो चार्ज भी वसूल करती है, उसके बदले में अपने चार्ज लिया जाता है, उससे बैंक चार्ज करती है। या धंधा का खर्च होने से व्यापारी की बही में बैंक खर्च खाता उधार और बैंक खाता जमा किया जाता है। यानी बैंक के साथ के आर्थिक लेन देनों में एक महत्व का नियम अपने याद रख लेना, जिस व्यवहार के कारण व्यापारी की बही में बैंक शेष बढ़े तो बैंक खाता उधार, जो अपनी बैंक शेष में वृद्धि होती है तो क्या कर दो, बैंक खाता उधार कर दो। और जो बैंक शेष अपने घटे तो बैंक खाता जमा। बैंक शेष बढ़े तो क्या करो, बैंक खाता उधार करो और बैंक शेष में कमी हो तो बैंक खाता जमा करो। इसी तरह का जो ये उदाहरण है, तो उदाहरण अपने करते हैं कि बैंक के साथ का ये उदाहरण है। अब निम्नलिखित व्यवहारों का श्री प्रसन्न ट्रेडर्स की बही में रोज नामचा लिखो। अपने रोज नामचा बनाने का फॉर्मेट के अंदर पहले लिख दो बसंत ट्रेडर्स की बही में रोज नामचा, और कोष्टक बनाने का और तारीख लिख देने की, विवरण, खाता पुष्ट नंबर, उधार और जमा। अब अपने वर्ष दिया है 2014 जून 1। अब अपने पहला व्यवहार देखेंगे कि रुपया 20,000 SBI बैंक में भरकर चालू खाता खुलवाया। अब यहाँ पे क्या हुई, SBI बैंक लेने वाली हुई, इसलिए अपने बैंक खाता उधार करेंगे। यहाँ बैंक का नाम दिया है कि कौन सी बैंक में अपने खाता खुलवाया है, तो SBI बैंक खाता उधार करो 20,000 और रोकड़ खाता जमा 20,000। अपने विवरण लिखना है तो लिख देने का 20,000 SBI बैंक में रोकड़ भरकर खाता खुलवाया। अब 2 नंबर का व्यवहार है, 2 तारीख એટલે 2 तारीख पे क्या है, रुपया 5,000 का माल बेचा जिसकी रकम सीधी बैंक में भरी। अब एक माल बेचा है तो अपने को रकम मिली और कहाँ भरी है, बैंक में भरी, એટલે बैंक लेने वाली हुई, એટલે बैंक खाता उधार 5,000 और अपने क्या किया है, माल बेचा है, बेचा यानी बिक्री खाते का 5,000, जो 5,000 का माल बेचा रकम बैंक में भरी। अब 4 तारीख का व्यवहार है कि रुपया 10,000 का फर्नीचर खरीदा, उसकी रकम चेक से चुकाई। अब अपने फर्नीचर खरीदा है, माल आए तो उधार का नियम के अनुसार अपने पास फर्नीचर आया, तो फर्नीचर खाता उधार 10,000 और बैंक खाते का, बैंक देने वाली है इसलिए बैंक खाते का 10,000, चेक देकर 10,000 का फर्नीचर खरीदा। अब 8 तारीख का व्यवहार है कि घर खर्च के लिए रुपया 400, ऑफिस खर्च के लिए रुपया 700 बैंक में से निकाले। अब जो घर खर्च के लिए हो जाए तो क्या करने का, आहरण ही डालने का, आहरण खाता उधार 400 और ऑफिस खर्च के लिए निकाला तो रोकड़ खाता उधार 700, तो किसके खाते जाएगा, बैंक खाते, क्योंकि बैंक देने वाली है इसलिए बैंक खाते का 1100, 400 और 700 जोड़ कर देने की तो 1100 आएगा। यानी विवरण में लिख देने का 400 घर खर्च और 700 ऑफिस खर्च के लिए चेक से निकाले। अब 10 तारीख का व्यवहार है कि विराट के पास से 1500 का चेक मिला, अपने चेक मिला है तो बैंक क्या हुई, लेने वाली हुई, इसलिए बैंक खाता उधार 1500 और विराट के पास से मिला, तो विराट देने वाला हुआ, इसलिए विराट खाते का
1500 का विराट के पास से चेक मिला विवरण। अब 15 तारीख का व्यवहार है कि पार्थिव को 3000 का माल रोकड़ से बेचा, उसमें से आधी रकम चेक से मिली। अब पार्थिव को 3000 का माल रोकड़ से बेचा है। अब रोकड़ से बेचा है तो हमने पहले रोकड़ से बेचा है, रोकड़ आई तो रोकड़ खाता उधार 1500 का। 3000 का माल कुल तो बेचा है, तो बेचा है 3000 का, पर अपने से रकम आधी रकम चेक से मिली, तो आधी रकम क्या समझने की, रोकड़ मिली। तो रोकड़ खाता उधार 1500, बैंक खाता उधार 1500, तो बिक्री खाते का 3000। आपने पहले एंट्री दूसरी से भी कर सकते हैं, दोनों खाता रोकड़ खाता बैंक खाता उधार कर दो और बिक्री खाते का करो। बिक्री यानी बेचा है એટલે बिक्री बोला जाता है, तो बिक्री खाते 1500 तो 3000 में से आधी रकम चेक से में तो अपने 3000 का आधा करने का, तो बैंक खाता 1500, तो बाकी रकम क्या मिली, रोकड़ मिली समझने की। तो रोकड़ खाता उधार 1500, बैंक खाता उधार 1500, बिक्री खाते का 3000, विवरण में लिख देने का। 3000 का माल नकद बेचा, आधी रकम चेक से मिली। अब 18 तारीख का व्यवहार है, आग का बीमा प्रीमियम 450 और जीवन बीमा प्रीमियम 300 चेक से चुकाए। तो आग का बीमा प्रीमियम खाता उधार और जीवन बीमा ये निजी है, इसलिए आरण खाता उधार 300, वो क्या करेंगे, बैंक खाता, बैंक देने वाली इसलिए बैंक खाते का 750, यानी 450 आग का और 300 बीमा प्रीमियम जीवन बीमा प्रीमियम चेक से चुकाया। अब 22 तारीख है कि डिविडेंड वारंट रुपया 200 बैंक में भरा, तो बैंक लेने वाली हुई, मतलब बैंक खाता उधार 200, डिविडेंड खाते का 200, यानी 200 का डिविडेंड वारंट बैंक में भरा। अब 25 तारीख का व्यवहार है कि बैंक ने अपने खाते में बैंक ब्याज 100 जमा किया और 50 बैंक खर्च उधार किया। अपने उसकी 2 एंट्री करने की। पहले तो बैंक ने बैंक ब्याज जमा किया, तो बैंक खाता उधार और बैंक ब्याज खाते का, बैंक खाता उधार और बैंक ब्याज खाते का जमा, क्योंकि बैंक ने ब्याज के रुपया 100 जमा किए हैं। अब खर्च होता है, तो खर्च खाता क्या कर दो, बैंक खर्च खाता उधार 50 और बैंक खाते का 50। बैंक ने बैंक खर्च के रुपया 50 उधार किए। अब 28 तारीख का व्यवहार है, सी परम को 800 का चेक हिसाब के पेटे दिया। चेक दिया है, किसको दिया है, परम को, એટલે परम लेने वाला हुआ, तो परम खाता उधार 800 और देने वाला कौन, देने वाला बैंक में से जाएगा, तो बैंक खाते का, बैंक देने वाली है, એટલે बैंक खाते का 800, परम को 800 का चेक दिया। अब 30 तारीख का है कि शिवाजी के पास से 600 का चेक मिला। अब 600 का चेक मिला है, तो बैंक क्या होगी, नियम याद रखना है खास, उधार जमा के। अब बैंक लेने वाली हुई है, तो बैंक खाता उधार 600 करोड़ और देने वाला कौन है, शिवाजी, तो शिवाजी खाते का 600, मतलब 600 शिवाजी का चेक बैंक में भरा। अब तुम लोग को उधार का और जमा का टोटल कर लेने का। अब मानो कि कोई बार ऐसा होता है कि तुम्हारा खाते, तुम सवाल करते हो, पेज पूरा हो जाता है और व्यवहार लिखना बाकी होता है, तो क्या करने का, उसके अंदर जितने भी व्यवहार अपने लिखे उधार और जमा के, उसकी टोटल करके पीछे आके नए पैसे स्टार्ट करो, तो लिखने का शेष आगे लाई न ना लिखो तो भी चलता है। अपने कुल टोटल दोनों का समान मिल जाएगा 43,143,100। अब यहाँ पे लोन और लोन का ब्याज, लोन और लोन का ब्याज के व्यवहारों 2 भाग में बने हैं। एक लोन 2 प्रकार की है, दी लोन और चुकाने योग्य ब्याज। दी गए लोन 2 प्रकार की होती है, 2 भागों में किया जाता है। ली लोन,
और चुकाया और चुकाने योग्य ब्याज, उसमें ली लोन में, और दी गई लोन यानी प्राप्त और प्राप्त योग्य ब्याज। अब धंधा चलाने के लिए मालिक को पूंजी के अलावा अतिरिक्त रकम की जरूरत पड़ती है। तो इस परिस्थिति में व्यापारी द्वारा बैंक या सराफी संस्था हो कि अन्य व्यक्ति के पास से या वित्तीय संस्थाओं से रकम उधार ली जाती है। तो उधार ली गई रकम अर्थात ली गई लोन कहलाती है। यानी कि धंधा के अंदर जब व्यापारी को उसकी पूंजी के अलावा अतिरिक्त रकम की जरूरत पड़ती है, वो किसी के पास से, बैंक के पास से, सराफी संस्था के पास से रकम लेता है, तो उधार ली गई लोन की कही जाती है। और जबकि कई बार धंधा में अधिक या ज़्यादा रकम में से कर्मचारियों का के अन्य व्यक्तियों को उधार रकम दी भी जाती है, तो जो रकम दी जाती है तो उसे दी गई लोन खाते। दो प्रकार के लोन खाते व्यक्ति खाते हैं, इसलिए उस पर व्यक्ति खाता का नियम लागू पड़ता है। और निर्धारित दर से क्या निश्चित समय के अंत में लोन पर ब्याज भी गिना जाता है। ली गई लोन पर ब्याज धंधा का खर्च होता है, इसलिए ब्याज खाता उधार, और दी गई लोन पर ब्याज मिलता है, इसलिए ब्याज मिला उपज होने से ब्याज खाता जमा किया जाएगा। अब हम व्यापारी बट्टा, रोकड़ बट्टा और कसर के बारे में समझेंगे। अपने धंधा में माल की खरीद या बिक्री के समय वसूली करते समय कई बार कुल कीमत में से कम रकम चुकाई जाती है या वसूल की जाती है। जो कम रकम चुकाई जाती है वसूल की रकम को बट्टा या कसर कहते हैं। बट्टा दो प्रकार का होता है, एक तो व्यापारी बट्टा और दूसरा रोकड़ बट्टा। अब अपने व्यापारी बट्टा के बारे में समझेंगे कि व्यापारी बट्टा को जो कोई कंपनी है उसकी कोई वस्तुओं माल के पैकिंग के ऊपर कुल कीमत जो लिखी गई होती है, इस कीमत से खुले बाजार में बिक्री की जाती है। जो उत्पादक होता है कि थोकबंद व्यापारी होता है, फुटकर व्यापारी को बेचते समय कुछ कुल कीमत में से अमुक प्रतिशत छूट दी जाती है। जो छूट दी जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यापारी बट्टा कहते हैं। व्यापारी बट्टा उत्पादक या थोक व्यापारी का खर्च नहीं, पर फुटकर व्यापारी की आवक भी नहीं है, इसलिए व्यापारी बट्टा हिसाबी बही में कोई प्रविष्टि के लेखा नहीं होता है। यह याद रखना, यानी व्यापारी बट्टा की अपने हिसाबी असर देने की नहीं है। अब उदाहरण के रूप में माल की खरीद या बिक्री का बिल बनाते समय कुल कीमत में से व्यापारी बट्टा घटा दिया जाता है। अपने पास जो कुल कीमत है, मानो कि 5,000 कुल कीमत है, उसमें से अपने को बोला है कि 10% व्यापारी बट्टा, तो 10% व्यापारी बट्टा दो, तो 5,000 का 10% करो तो 500 रुपया आता है। जो 5,000 का 10% किया रहा है तो 500 रुपया व्यापारी बट्टा आया। जो व्यापारी बट्टा माइनस किया जाएगा और बाकी बची 4,500 क्या मानी जाएगी? शुद्ध रकम ही हिसाबी बही में लिखा किया जाएगा, यानी कि व्यापारी बट्टा की हिसाबी प्रविष्टि होगी नहीं। अब रोकड़ बट्टा के बारे में समझेंगे कि व्यापारी जो ये वर्तमान युग में स्पर्धात्मक बिक्री बढ़ाने के लिए माल का उधार या साख पर विक्रय करता है। जब ग्राहक माल की रकम साख की मुद्दत पूर्ण होने पर चुकाता है, परिणाम स्वरूप धंधा में रोकड़ की कमी महसूस होती है, तो उधार विक्रय की रकम क्रेता खरीदने वाला जल्दी से चुकाए, उसके लिए उसको अमुक प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन यानी छूट दी जाती है। तो इस छूट को अपने रोकड़ बट्टा करते हैं। यानी कि जो अवधि बोली हो कि इस अवधि के अंदर तुमको रकम चुका देने की, और जो उससे पहले तुम रकम चुकाओ तो तुमको 5%, 10% कम रकम देनी पड़ेगी, तो उसे अपने रोकड़ बट्टा करते हैं। यानी कि रोकड़ बट्टा ग्राहक को नियत समय में या उससे पहले रकम चुकाने के लिए एक प्रकार का जो प्रोत्साहन दिया जाता है, जो रोकड़ बट्टा देने वाले व्यापारी के लिए खर्च है, और बट्टा खाता उधार होगा, और रोकड़ बट्टा खाता लाभ लेने वाले व्यापारी ग्राहक के लिए उपज है, इसलिए बट्टा खाता जमा किया जाता है। रोकड़ बट्टा या उपज खर्च होने से व्यापारी और ग्राहक दोनों की बही में लेखा किया जाता है। यहाँ इतना ध्यान रखना कि नियत मुद्दत में रकम नहीं चुकाई जाए तो रोकड़ बट्टा का लाभ नहीं दिया जाएगा।
तुम लोग को जो नियम बताया गया हो, तारीख दी हो कि इस तारीख से पहले तुम रकम चुकाओगे तो तुमको रोकड़ बट्टा का लाभ मिलेगा। पर तारीख चले जाने के बाद में जो तुम रकम चुकाओगे तो रोकड़ बट्टा का लाभ मिलेगा नहीं। अब अपने यहाँ पे जो एक उदाहरण दिया है कि रामेश्वर के पास रुपया 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से रोकड़ में खरीदा। यहाँ कुल कीमत 10,000, व्यापारी बट्टा 10%, तो 10% એટલે 10,000 का 10%, 10,000 का 10% 1,000 रुपये आएगा। तो 10,000 में से अपने क्या करेंगे, 1,000 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 9,000 जो खरीदी कर लेता। अब उसके ऊपर 9,000 का अपने 5% रोकड़ बट्टा करेंगे। तो 9,000 का 5% करो तो तुमको करने के लिए 9,000 गुणा 5, 9,000 गुणा 5 बटे में 100 करेंगे तो 450 रुपया आएगा। तो 9,000 में से 450 माइनस करेंगे तो 8,550 जो शुद्ध रकम मिलेगी, शुद्ध रकम मानी जाएगी। अब अपने यहाँ पे अंतर दिया है व्यापारी बट्टा और रोकड़ बट्टा के बीच अंतर। तो व्यापारी बट्टा यानी व्यापारी बट्टा की गणना कुल कीमत या कैटलॉग कीमत पर होती है, जबकि रोकड़ बट्टा की गणना कुल कीमत में से व्यापारी बट्टा माइनस करके लिखी जाती है, तो उसे शुद्ध कीमत पर लिखी जाएगी। अब दूसरा है कि व्यापारी बट्टा का ईसाई बही में लेखा नहीं होता है, यानी कि व्यापारी बट्टा का हिसाबी लेखा नहीं करने का, जबकि रोकड़ बट्टा का हिसाबी बही में लेखा किया जाता है। तीसरा है कि फुटकर व्यापारी माल कुल कीमत पर बेचे और योग्य खर्च या निश्चित नफ़ा मिलता रहे, उस हेतु से व्यापारी बट्टा देते हैं। जबकि यहाँ पे रोकड़ बट्टा क्यों दिया जाता है कि उधार बिक्री की रकम ग्राहक जल्दी चुकाए, नियत अवधि से पहले चुकाए, इस हेतु से रोकड़ बट्टा दिया जाता है। चौथा नंबर का है कि माल का बिल बनाते समय ही व्यापारी बट्टा काट दिया जाता है, बिल के अंदर व्यापारी बट्टा की रकम लिखी जाती नहीं है, जबकि रोकड़ बट्टा बिल बनाते समय रोकड़ बट्टा घटाया जाता है। मतलब कि माल का बिल बनाने से रोकड़ बट्टा घटाया नहीं जाता है। पांचवा है कि व्यापारी बट्टा की शर्त से कभी कभी ग्राहक बड़ी मात्रा में खरीदी करने के लिए ललचाते प्रेरित होते हैं, और रोकड़ बट्टा की शर्त से ग्राहक नियत मुद्दत में या पहले रकम चुकाने के लिए प्रेरित होते हैं। अब कसर क्या है? कसर अर्थात कि कई बार व्यापारी लेना और देना के निपटारे के समय हिसाब चुकता करने के लिए अमुक रकम कम लेकर या देकर लेना और देना का निपटारा करते हैं। जितनी रकम कम ली जाए या तो कम दी गई हो तो उसे अपने कसर या छूट कहते हैं। अब जो दी कसर या छूट धंधा का खर्च होने से बट्टा या कसर खाता अपने उधार करेंगे, उसी प्रकार जो प्राप्त कसर या छूट उपज हो तो बट्टा या कसर खाता जमा करेंगे। यह कसर का लेखा भी रोकड़ बट्टा की तरह ही किया जाता है। कसर या छूट कोई रीति रिवाज व्यापारी रीति अनुसार निश्चित दर से निर्धारित नहीं होती है। चुकाते समय या वसूल रकम से थोड़ी रकम घटाकर रकम चुकाई जाती है। यहाँ उदाहरण दिया है कि वरुण को रुपया 515 चुकाना बाकी पेटे चुकता हिसाब में 500 नकद दिया और चुकाना कितना था आपने 515। अब 515 चुका, इसमें वो 500 चुकाता है, जो 15 रुपया कम चुका उसे कसर या बट्टा कहते हैं। अब अपने उदाहरण नंबर 8 लिखा है कि निम्नलिखित व्यवहार महेंद्र संघवी के रोज नामचा में लिखेंगे। अब अपने तारीख में 2014 जुलाई तारीख 1, तो अपने पहला व्यवहार पढ़ेंगे कि करुणा ट्रेडर्स में से 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। अब उन्होंने व्यापारी बट्टा से खरीदा है तो 10,000 का गुणा 10 करो
और तुम प्रतिशत दबाओ तो भी तुम्हारे पास में आ जाएगा 1,000 रुपया बट्टा मिला। जो 10,000 में से 1,000 माइनस करोगे तो 9,000 आएगा। तो अपने उसकी एंट्री करेंगे माल खरीदा है, मतलब अपने पास में माल आया है तो उधार जमा के नियम के अनुसार माल आवे तो उधार। तो खरीद खाता उधार 9,000, किसके पास से खरीदा? तरुणा ट्रेडर्स खाते का 9,000। विवरण में लिखेंगे 10,000 का माल 10 रुपये व्यापारी बट्टा से तरुणा ब्रदर्स में से खरीदा। अब 5 तारीख का व्यवहार है, गांधी ब्रदर्स को 7,000 का माल 5 रुपये व्यापारी बट्टे से नकद बेचा। अब अपने नकद बेचा है तो अपने 7,000 का पहले 5% करना पड़ेगा। 7,000 5% करो तो कितना आता है? 350। तो अपने व्यापारी बट्टा माइनस करना है तो 7,000 में से 350 माइनस करेंगे तो 6,650 आएगा। अब जो 6,650 आया तो अपने रोकड़ बेचा, नकद बेचा है तो अपने पास में रोकड़ आती है। तो रोकड़ खाता उधार 6,650 और बिक्री खाते का 6,650। विवरण में लिख देने का कि 7,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से गांधी ब्रदर्स को नकद बेचा। अपने 8 तारीख का व्यवहार है, 12,000 का माल मंगल दास के पास से 10% व्यापारी बट्टा से और 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा। रकम रोकड़ में दी है। अब अपने पहले 12,000 का 10% करो, व्यापारी बट्टा को और माइनस कर देने का है। 12,000 में से 1,200 माइनस करो। 12,000 से 1,200 माइनस करेंगे तो अपने पास में आएगा 10,800। अब अपने 10,800 का 5% करना पड़ेगा। 5% किया तो 540 आया। तो अपने 10,800 में से 540 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तुम्हारे पास में 10,260 आता है। अब अपने एंट्री किस तरह से करेंगे मैं बता रही हूँ कि एंट्री के अंदर खरीद खाता उधार 10,800। अपने जो रोकड़ खाते का रोकड़ चुकाई अपने 10,260। तो अपने लिखेंगे रोकड़ खाते का 10,260 और अपने प्राप्त बट्टा हुआ तो प्राप्त बट्टा खाते का 540। तो अपने जो बट्टा हुआ 540 हो, रोकड़ बट्टा मिला એટલે प्राप्त बट्टा हुआ तो प्राप्त बट्टा जमा होता है। अब 12,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से और 5 रोकड़ बट्टा से खरीदा। अब अपने 10 तारीख का व्यवहार है, वीरल को 11,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा 5% रोकड़ बट्टा से बेचा, जिसकी रकम रोकड़ में मिली। अब अपने को माल बेचा है। अब माल बेचा है तो अपने पास में रोकड़ आएगी। पहले अपने क्या करें? 11,000 का 10% करो। 10% करेंगे तो कितना आएगा? 1,100। तो 11,000 में से 1,100 माइनस करो तो 9,900 आएगा। अब 9,900 का 5% करो। 9,900 गुणा 5 अगर भागा 100 तो तुम्हारे पास में 495 जो मिला है बट्टा मिला। अब अपने एंट्री करने की 9,900 की तो अपने माल बेचा है तो अपने रोकड़ कितनी मिली? 9,900 में से तुम लोग 495 माइनस करो तो अपने मिला 9,405 जो रोकड़ मिला। अपने पास में रोकड़ है, रोकड़ खाता उधार 9,405। अपने बट्टा मिला था, बट्टा खाता 495 तो बिक्री खाते का 9,900। हमने विवरण में लिख देने का 11,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा 5% का बट्टा से नकद बेचा। अब 12 तारीख का है, 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से बिहारी ब्रदर्स में से खरीदा और आधी रकम तुरंत रोकड़ में दी। अपने पहले 8,000 का 10% करो। 8,000 10% करोगे तो 800 आएगा। तो 8,000 में से 800 माइनस करोगे तो 7,200 आएगा। 7,200 आएगा। अब 7,200 है। अभी अपने को क्या बोला है कि 5% रोकड़ बट्टा। तो 7,200 का अपने 5% रोकड़ बट्टा करेंगे।
7,000 में से 7,200 में से 5% रोकड़ बट्टा करेंगे तो कितना होगा? 360। अब अपने पास 7,200 था। अब बराबर ध्यान रखना, 7,200 था, अपने 7,200 खरीद खाता, अपने 7,200 उधार कर देंगे। अब उसमें से उसने क्या बोला है कि आधी रकम तुरंत रोकड़ में चुकाए, तो अपने 7,200 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 3,600 होता है। तो पहले इसको अपने 3,600 रोकड़ चुकाई नहीं है, आधी रकम चुकाई, तो अपने जो नहीं चुकाए उसको बिहारी ब्रदर्स खाते 3,600 कर दो। बिहारी ब्रदर्स खाते 3,600 कर दो। अब आगे तुम लोगों को जो रोकड़ चुका है तो 3,600 का अपने रोकड़ मिला है, उसमें से अपने 5% रोकड़ बट्टा माइनस करेंगे। 10% रोकड़ बट्टा है जो माइनस करेंगे तो अपने कितना आएगा? जो उसका 10% करो तो 360 जो बट्टा मिला अपने को 3,600 का 10% करने का, तो 360 आया। तो जो रोकड़ बट्टा प्राप्त हुआ है तो अपने 3,600 में से 360 माइनस कर दो तो 3,240 मिला है। रोकड़ खाते 3,240, बट्टा खाते 360, रियाई ब्रदर्स खाते 3,600। 8,000 का 10% व्यापारी बट्टा से, 10% रोकड़ बट्टा से, बिहारी ब्रदर्स से में से खरीदा और आधी रकम तुरंत चुकाई। जो तुरंत चुकाए उसका ही बट्टा देने का, जो चुकाई नहीं उसको बट्टा देने का नहीं। 15 तारीख का व्यवहार है कि 15,000 का माल बीमल को 10% व्यापारी बट्टा, और यदि 20 तारीख तक रकम चुकाए तो 10% रोकड़ बट्टा से बेचा। अब वो 20 तारीख को पैसा चुकावे तो अभी पैसा चुकाता नहीं है, इसलिए खाली अपने व्यापारी बट्टा माइनस करेंगे। 15,000 गुणा 10% तो 1,500। 15,000 में से 1,500 माइनस करो तो 13,500 आएगा। अभी माल बेचा है, बीमल लेने वाला है, तो बीमल खाता उधार और बिक्री खाते का 13,500। अब आगे देखो, तुम लोग को 18 तारीख को क्या लिखा है? तारीख 15 की बिक्री में से आधी रकम का चेक बीमल ने दिया जो बैंक में भरा। अपने जो माल बेचा था 13,500 का, अपने 13,500 का माल भेजा था जो 15 तारीख का व्यवहार, 13,500 में से हाफ कर दो तो 6,750 आता है। और अपने 6,750, क्योंकि उसके साथ में शर्त की थी कि जो 20 तारीख तक में रकम चुकाए तो उसको 10% रोकड़ बट्टा देना, तो जो आधी रकम वो चुकाता उसका 10% बट्टा करो तो कितना? 675 उसका बट्टा मिलेगा, दिया बट्टा होगा। अब एंट्री अपने क्या करेंगे? बैंक खाता उधार 6,750 में से 675 माइनस करेंगे तो 6,075 आएगा। जो बैंक खाता उधार 6,075, दिया बट्टा खाता उधार 675, तो बीमल खाते का 6,750। यदि जो तुम लोग को रोकड़ बैंक की शेष निकालना ना आवे तो अपने जो बट्टा निकाला कि 6,750, उसमें से तुम लोग को क्या करना? 675 माइनस कर दो। 675 माइनस कर दो, तुम्हारे पास में बैंक में कितनी रकम गई? तो आ जाएगी 6,075। अब आगे 22 तारीख का व्यवहार है, उसमें भी वही बीमल का ही है। बीमल ने बाकी लेनी रकम रोकड़ में चुकाई। अब देखो 22 तारीख को उसने रोकड़ चुकाई, अपने कितना चुकाना बाकी था? 6,750। अब उसके शर्त के अनुसार उसको 20 तारीख तक चुकाए तो उसको रोकड़ बट्टे का लाभ मिलता है। इसने 22 तारीख को बाकी रकम चुकाई, इसलिए उसको रोकड़ बट्टे का लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए अपने 22 की एंट्री करेंगे कि रोकड़ खाता उधार 6,750, बीमल खाते का 6,750। बीमल ने बाकी लेनी रकम 6,750 चुकाई। अब 25 तारीख का है, सुनीता के पास से 1,020 लेने थे, उसने चुकता हिसाब में 1,000 नकद दिया। अब देखो सुनीता के पास से अपने 1,020 लेने थे, पर सुनीता कितना चुकाती है? 1,000। तो अपने रोकड़ कितनी मिली? 1,000। रोकड़ 1,000 मिलते रोकड़ आई तो रोकड़ खाता उधार 1,000। और कितनी रकम नहीं मिली? अपने चुकाना था 1,020,
उसमें से 1000 चुकाया तो कितनी रकम नहीं चुकाई? 20 रुपया। जो 20 नहीं चुकाए उसको क्या मानेंगे? कौशल खाता उधार 20 व सुनीता खाते का 1020, यानी 1020 के लेना पेटे सुनीता से 1000 पूर्ण हिसाब मिले। पूर्ण हिसाब कर दिया 1000 में। अब 31 तारीख का वैशाली को 810 के देवा पेटे 800 का चेक देकर हिसाब चुकता किया। अब यहाँ पे 810 चुकाना था और 800 चुका देगा कौन? वैशाली। तो वैशाली खाता उधार करो 810 और रोकड़ नहीं चुकाए, बैंक से चुकाए तो बैंक खाते का 800 और कसर खाते का 10। तो वैशाली को 810 के देवा पेटे 800 का चेक पूर्ण हिसाब में दिया। अब अपने उसकी उधार और जमा की टोटल कर लेना है। उधार और जमा की टोटल करोगे तो 72,380 72,380 मिलेगा। अब जो आज जो मैंने चलाया है वो, और उसके साथ में अपने सादे के सवाल के अंदर अपने मैंने नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को दिया था कि 5 और 6 दिया था। अब तुम लोगों को 7वां और बैंक के व्यवहार 8वां और 9, 8, 7, 8 और 9 सादे के सवाल पेज नंबर 86 और 87 पे है, वह सवाल हल करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।